हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड साइंस क्वेश्चन के दूसरा चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम यहाँ पर तत्व यौगिक और मिश्रण के दूसरा चैप्टर को 100 MCQ को चैप्टर वाइज टॉपिक में देखेंगे, जो कि BSSC CGL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। BSSC CGL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो इस क्रम में हम देखते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जो पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो दोस्तों, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थों को दो भागों पदार्थ के दो भाग शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में बांटा गया है। पदार्थ के दो भाग होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ को इसको दो भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो यहाँ पे तत्व और यौगिक, ये दोनों जो है शुद्ध पदार्थ है। बाकी जो है ये मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं है दोस्तों। मिश्रण जो है दो प्रकार के होते हैं। ये मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं। अशुद्ध पदार्थ मिश्रण जो है अशुद्ध पदार्थ होते हैं, जिसमें मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों, चीनी और प्लस जल का जो मिश्रण होता है, चीनी प्लस जल के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण। और वही अगर बालू और पानी के मिश्रण हो, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चीनी और जल का मिश्रण एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। चीनी और जल का मिश्रण एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। सॉरी दोस्तों, ये जो नॉइज डिटेक्शन, नॉइज का जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये तो प्रकृति का है दोस्तों, इसलिए इसके लिए माफ़ कीजिएगा, बाहरी आवाज़ जो आ रहा है। अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो चीनी और तेल का मिश्रण जो है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस विलयन है? तो मिश्र धातु जो है एक प्रकार का ठोस विलयन है। मिश्र धातु एक प्रकार का ठोस विलयन है दोस्तों। ठोस विलयन जैसे पीतल और प्लस जो जिंक होता है, वो जो है एक प्रकार का जो है मिश्र धातु है, जिसमें ठोस विलयन के अंतर्गत आता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। यहाँ पे जो दोस्तों ठोस विलयन के रूप में जो है पीतल होता है, जिसमें जिंक और प्लस कॉपर मिलाया जाता है। जिंक प्लस कॉपर रहता है, जिसमें कॉपर और प्लस जिंक का जो अनुपात होता है वो 7:3 रहता है। इस क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन में। अगला, ये तो क्वेश्चन देख रहे थे, तो पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का। अगला प्रश्न देखेंगे, पीतल में कॉपर का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो पीतल में कॉपर का प्रतिशत लगभग 70% रहता है। अगला प्रश्न, चीनी और जल के विलयन के लिए कौन असत्य है? तो चीनी एक विलायक है। चीनी जो है दोस्तों एक प्रकार का विलायक है। टिंचर ऑफ आयोडीन किसका विलयन है? तो ये आयोडीन और अल्कोहल का मिश्रण है टिंचर, जिसमें एथेनॉल अल्कोहल रहता है दोस्तों। इस टिंचर में जो है अल्कोहल में जो है इथेनॉल अल्कोहल रहता है, जिसका जो सूत्र होता है C2H5, उसके बाद OH प्लस। ये जो टिंचर आयोडीन में जो होता है दोस्तों, टिंचर ऑफ आयोडीन का जो विलयन होता है, उसमें जो है मिश्रण रहता है आयोडीन और अल्कोहल का, जिसका जो है सूत्र जो होता है C2H5OH प्लस I2 आयोडीन रहता है। और टिंचर ऑफ आयोडीन में जो है इथेनॉल अल्कोहल रहता है। अगला प्रश्न है, टिंचर ऑफ आयोडीन में कौन सा विलायक रहता है? तो टिंचर ऑफ आयोडीन एक प्रकार का अल्कोहल है, जिसमें इथेनॉल अल्कोहल रहता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन,
जल और गैस का विलयन है तो कोका कोला जो है जल और गैस का विलयन है। कोका कोला में जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अगला है वायु युक्त पेय कोक में विलय होता है तो ये CO2 अभी जस्ट बताइए जो CO2 इसमें रहता है। अगला प्रश्न है एक वायु एक गैस का विलयन है जिसमें रहता है तो इसमें नाइट्रोजन रहता है। सॉरी दोस्तों 1 मिनट 14 15। वायु एक गैस है जिसमें विलयन होता है। वायु एक गैस है जिसमें जो विलयन होता है उसमें नाइट्रोजन का सबसे अधिक वायु में मात्रा 78% नाइट्रोजन का रहता है जो कि ये वायु का एक गैसीय विलयन है। अगला है विलयन के संबंध में एक असत्य है तो विलयन के संबंध में विलय में प्रकाश की मार्ग दिखाई देती, ये सही है। ये सॉरी दोस्तों यही इसका आंसर होगा। विलयन के संबंध में असत्य कथन है, विलय में प्रकाश का मार्ग दिखाई देती, बल्कि विलय में प्रकाश का मार्ग दोस्तों नहीं दिखाई देता है। विलय में प्रकाश का जो है मार्ग नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर ये एक प्रकार का ये ले लीजिए नमक और पानी का विलयन हुआ, नमक और पानी, या एक हुआ बल और पानी का विलयन जो कि ये अस्थायी विलयन होता है। नमक बल और पानी का मिश्रण जो होता है विलयन दोस्तों ये अस्थायी विलयन होता है, और नमक और पानी का जो होता है वो अस्थायी विलयन अस्थायी विलयन होता है, और इसलिए विलयन के प्रकाश में मार्ग दिखाई देते हैं, ये गलत है, बल्कि इसमें मार्ग विलय प्रकाश में मार्ग दिखाई नहीं देते। यह एक प्रकार का विलयन के बारे में बोल रहा है, कौन सा सत्य है, तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है। इसके कण में 1 नैनोमीटर से कम व्यास होता है, ये भी सही है। ये नगण्य आँखों से नहीं यह भी सही है। यह एक अस्थायी विलयन यह भी सही है, बल्कि यह विलयन में प्रकाश मार्ग दिखाई देता है, बल्कि विलयन में प्रकाश मार्ग नहीं दिखाई देता है। इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन और विलेय पदार्थ की घुलता तब है उस विलयन को क्या कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन और विलेय पदार्थ नहीं घुलता तब उस विलयन को क्या कहते हैं? तो उसे हम संतृप्त सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। जब पानी का एक बीकर ले लीजिएगा दोस्तों, पानी का एक बीकर ले लीजिएगा और उसमें अगर पानी में जो है अगर हम चीनी या नमक का नमक 1 चम्मच डालेंगे और उसको कुछ तापमान पर गर्म करेंगे, कुछ तापमान पर गर्म करने के फिर थोड़ी देर बाद फिर 1 चम्मच देंगे और कुछ तापमान पर गर्म करेंगे। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो एक समय होगा जो इसमें चीनी जो है इसमें नहीं घुलेगा, उसे ही हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है जो यहाँ पे, किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन और विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उस विलयन को क्या कहते हैं? तो उसे हम संतृप्त सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न है विलयन पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम घुलनशील कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसको हम घुलनशीलता कहते हैं। अगला प्रश्न है तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की घुलनशीलता क्या होती है? तो तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की घुलनशीलता है जो बढ़ती है। जैसे ठोस बर्फ़ का टुकड़ा एक ठोस हुआ, उस पर अगर हम तापमान लगाएंगे तो इस पदार्थ में घुलनशीलता है जो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है विलेय सांद्रता की सही सूत्र नहीं है। तो विलेय सांद्रता की सही सूत्र जो है ये नहीं है, बाकी ये विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान ये सही है, और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का आयतन ये भी सही है, और ये जो है सही नहीं है। इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक है, तो साधारण नमक विलेय है, तो विलयन का सांद्रता क्या होगा? तो इस स्थिति में दोस्तों इसका सूत्र होता है विलयन की सांद्रता, इसका सूत्र होता है जो विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलयन। तो विलयन जो है इसमें विलेय और विलायक मिलके जो है विलयन बनता है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 320 और 40 360 हो जाएगा, तो ये जो विलयन हो गया। और इसका जो ये द्रव्यमान जो है विलायक का जो द्रव्यमान है दोस्तों
वो 40 ग्राम दिया है, तो ये हो जाएगा 40/360 गुना 100। इस स्थिति में काटिएगा इसको तो ये बी आंसर हो जाएगा 11.1%। अगला प्रश्न है निलंबन सस्पेंशन के संबंध में क्या सत्य है? तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल गलत है। सॉरी दोस्तों, निलंबन सस्पेंशन के संबंध में क्या सत्य है? तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है। यह एक अस्थायी अनस्टेबल होता है, यह भी सही है। कुछ समय के लिए टिंडल प्रभाव को दिखाता है, ये भी सही है। निलंबन के बारे में ये दोनों सही है। देखिएगा जैसे एक अगर बीकर रहता है, बीकर उसमें जो है अगर विलंबन जो रहता है पार्ट जब लटका हुआ रहता है, विलंबन का पार्ट जब लटका हुआ रहता है, इस स्थिति में इस पर अगर लाइट जो गुजारेंगे, इस स्थिति में अगर हम लाइट को गुजारेंगे, लाइट को इस स्थिति में अगर हम गुजारेंगे, ये टॉर्च हो गया, इसको अगर गुजारेंगे लाइट तो इसमें गुजर जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार हम इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर जो ये निलंबन जो है अगर नीचे बैठ जाएगा, इस स्थिति में अगर इसमें टॉर्च लाइट जो हम जलाएंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो ये बोल रहा है निलंबन के संबंध में क्या सत्य है? तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही। यह एक अस्थायी होता है, ये भी सही है। यह कुछ समय के लिए टिंडल प्रभाव को दिखाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्लोराइड के संबंध में असत्य है? तो ये एक विषमांगी मिश्रण है, ये तो बिल्कुल सही है। यह एक अस्थायी होता है, यह भी सही है। यह टिंडल प्रभाव होता है, ये भी सही है। इनमें कोई नहीं, इनमें जो है हो जाएगा कोई नहीं। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्लोराइड के संबंध में असत्य बोल रहा है तो इसमें इनमें कोई नहीं असत्य है, ये तीनों जो है सही है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्लोराइड विलयन परिक्षेपित प्रावस्था से बना होता है। तो क्लोराइड विलयन जो है परिक्षेपण माध्यम मीडियम से जो बना होता है, प्रक्षेपण माध्यम से बना होता है। क्लोराइड विलयन जो है ये प्रक्षेपण माध्यम, जिसे डिस्पराइजिंग मीडियम कहते हैं, इससे बना होता है। अगला प्रश्न है एरोसोल के परीक्षण के माध्यम क्या है? तो एरोसोल के परीक्षण के माध्यम जो है गैस है। एरोसोल के परीक्षण का माध्यम गैस है। अगला प्रश्न है क्लोराइड विलयन को किस विधि से अलग किया जाता है? तो क्लोराइड विलयन को जो है अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न टिंडल प्रभाव की खोज किसने किया था? तो टिंडल प्रभाव का खोज खुद टिंडल ने किया था, टिंडल प्रभाव का खोज। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दिखाएगा? तो दूध जो है ये टिंडल प्रभाव को दिखाएगा, क्योंकि अगर दूध के विलयन में दूध जो है ये दिखने में समांगी है, लेकिन ये जो है दूध असमांगी मिश्रण है। दूध में जो है अगर दूध के बीकर में अगर जो टिंडल प्रभाव अगर लाइट को जलाया जाएगा तो ये इसमें दिखाई देगा, यही टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इमल्सन का उदाहरण है? तो दूध जो है एक इमल्सन का उदाहरण है। अगला प्रश्न 30 नंबर निम्न में से कौन सा एक मोल का उदाहरण है? तो कीचड़ जो है एक मोल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसे सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? तो जल को जो है सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। सामान्यतः ताप बढ़ाने के पर विलयन जो है ठोस और द्रव का होता है। विलयन में जो है ठोस और द्रव होता है। तो सामान्य तापमान पर बढ़ाने पर विलयन की घुलनशीलता बढ़ती है। सामान्य तापमान पर बढ़ाने पर विलयन की घुलनशीलता जो है बढ़ती है। जैसे दोस्तों ये अगर इसमें विलयन है, अगर इसमें संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन है, ये सैचुरेटेड जो है विलयन है, संतृप्त विलयन। अगर इसमें अगर 25 डिग्री तापमान है, अगर इस 25 डिग्री तापमान को जो है बढ़ा दिया जाए, 35 डिग्री तापमान कर दिया जाए, तो ये जो है असंतृप्त हो जाएगा और इस स्थिति में जो है ये घुलेगा नहीं, ये घुलेगा नहीं। और फिर इसको जो है फिर अगर गर्म किया जाएगा तो फिर बाद में ये संतृप्त हो जाएगा, घुल जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर जो है सामान्य तापमान पर विलयन की घुलनशीलता जो है बढ़ती है। अगला प्रश्न है किसी द्रव में तापमान बढ़ाने पर गैस की घुलनशीलता क्या होती है? तो घटती है। किसी द्रव पर तापमान बढ़ाने पर
गैस की घुलनशीलता घटती है। दाब बढ़ाने पर विलयन ठोस द्रव की विलेयता या घुलनशीलता घटता है। दाब बढ़ाने पर विलयन में विलेयता या घुलनशीलता जो है घटता है। द्रवों में गैसों की घुलनशीलता दाब बढ़ाने के साथ बढ़ती है। द्रवों में गैसों की घुलनशीलता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वास्तविक विलयन कहा जाता है। तो ये जो है चीनी पानी के घोल को जो है वास्तविक विलयन कहा जाता है। चीनी और पानी के घोल को वास्तविक विलयन कहते हैं और ये विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। सांद्रित विलयन में विलेय की मात्रा होती है। तो सांद्रित विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। सांद्रित विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रित अनुपात में रासायनिक रूप में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम यौगिक कहते हैं। यह एक प्रकार का सूत्र है जो कि बराबर पूछा जाता है। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप में मिलने से बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। तो तापमान पर इसकी सांद्रता क्या होगी? तो इसकी सांद्रता जो है 26% जो है रह जाएगी, क्योंकि 36 जो है ग्राम है। उसके बाद विलयन जोड़ेंगे तो विलयन में जो है ये क्लोराइड और 21 ग्राम को जोड़ देंगे तो ये 136 हो जाएगा और गुने 100 कर देंगे, गुने 100, तो इस स्थिति में जो है 26% निकल के आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा असत्य है? तो इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये बिल्कुल सही है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है, यह भी सही है। अवस्था में परिवर्तन इसका एक उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। इस परिवर्तन के उल्टा नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि इसको जो है उल्टा किया जा सकता है। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है? तो मोमबत्ती का जलना जो भौतिक और परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। देखिएगा जब ये मोमबत्ती जो रहता है इस तरह और ये अगर जलता है तो जलने के बाद जो है ये वापस मोमबत्ती दोस्तों ये ठोस उसका द्रव फिर ठोस अवस्था में रहता है और ये जलने के बाद जो है फिर ये दोबारा ये ठोस अवस्था में आ जाता है। और यहाँ पे जो जलने का देखिएगा एक यहाँ पे पिघला हुआ जो है इसका मान जो है कम हो जाता है। जलने का ये थोड़ा कम हो जाता है, जलने का ये वापस नहीं आ पाता है। ये जो यहाँ पे जो जल जाता है कुछ भाग वो वापस नहीं आता है, इसलिए मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो वायु जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि वायु में बहुत सारे पदार्थ हैं। वायु जबकि बर्फ़, लोहा और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ है। ये जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलयन नहीं है? तो मिट्टी जो है एक प्रकार का विलयन नहीं है। हवा, समुद्री जल और सोडा जल ये जो है विलयन है एक प्रकार का, और ये जो है मिट्टी जो है विलयन नहीं है। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो ये मीथेन जो है एक प्रकार का यौगिक है जिसे मास गैस भी कहते हैं। और खून, मीथेन, टीन, साबुन ये जो है यौगिक नहीं है। निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा? तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है इसका घोल जो है ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा। इसमें जो अगर प्रकाश को अगर निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक गुण कहा जा सकता है? तो इनमें सभी क्वथनांक, गलनांक और घनत्व सभी को जो है भौतिक गुण होता है। अगला प्रश्न, स्याही से रंग वाले घटक को अलग किया जा सकता है। तो स्याही से रंग वाले घटक को वाष्पीकरण के द्वारा जो है अलग किया जाता है। जैसे ये ब्लू इंक का स्याही है, ब्लू इंक वाला एक है स्याही, इसमें जो है वाटर और प्लस ये जो है इंक जो है सूखा रहता है। इसको अगर
वाष्पीकरण द्वारा ये तापमान देने का जो वाष्पीकरण द्वारा जो है इसको अलग किया जाता है, जिसके बाद इसमें से पानी निकल जाएगा, सिर्फ ये सूखा स्याही बच जाएगा। दूध से क्रीम मक्खन किस विधि द्वारा निकाला जाता है? ये अपकेंद्रण विधि द्वारा जो है दूध से क्रीम या मक्खन निकाला जाता है। अपकेंद्र विधि का प्रयोग किया जाता है, तो अपकेंद्र विधि का प्रयोग जो है रक्त और मूत्र की जांच में किया जाता है। ये इस अपकेंद्रण विधि का प्रयोग जो है दोस्तों सिर्फ क्रीम ही निकालने में नहीं किया जाता है, बल्कि इतने में किया जाता है, रक्त की मूत्र की जांच करने में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े को निचोड़ने में और क्रीम से मक्खन निकालने में, इन सभी में जो है अपकेंद्र विधि का प्रयोग किया जाता है। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये जो है ऊर्ध्वापातन द्वारा जो है नमक और अमोनियम क्लोराइड की विधि को जो है नमक और अमोनियम क्लोराइड मिश्रण को जो है ये ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा अलग किया जाता है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड जो है उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। अगर इसको जो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा गर्म करेगा तो इसमें जो है अमोनियम क्लोराइड जो है उड़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस पदार्थ ऊर्ध्वापातन होने योग्य है? तो कपूर, एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड, ये जो है ऊर्ध्वापातन इसका होता है, इनमें सभी को जो है ऊर्ध्वापातन होता है। तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने जो है सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। अगला प्रश्न है 53 नंबर। वह पदार्थ जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों को विभाजित नहीं किया जा सकता उसे हम तत्व कहते हैं। ये शुद्ध बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। जो वो पदार्थ जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों को विभाजित नहीं किया जा सकता उसे हम तत्व कहते हैं। गैस की गंध सड़े हुए अंडे की जैसी होती है, तो उसमें जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध जो है ये सड़े हुए अंडे की तरह होती है। अगला प्रश्न, एक ही विलायक में घुले बिले पदार्थ को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग जो है एक ही विलायक में घुले पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी में जो है हाई डाई में रंगों की अलग करने में, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को अलग करने में और रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में, इतने चीज़ों में जो है ये क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो जल से बर्फ़ बनना ये जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल से बर्फ़ और बर्फ़ से फिर जल में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी जो भोजन का पकना और खाना पकाना ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये अपने फॉर्म में दोबारा नहीं आ पाएंगे। ये जो भोजन पचना ये जो फिर भोजन के रूप में नहीं आ पाएगा, और खाना पकना जो फिर कच्चा नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आज इतना ही तक देखेंगे दोस्तों, 57 प्रश्न तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, और अगर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सबको अच्छा लगे तो। उसके बाद अगर बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।